हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्राइविंग मंक। मेरा नाम है पीयूष। उम्मीद करता हूँ बच्चे हैं। तो बेसिकली मैं आपसे और थोड़ा कनेक्ट करना चाह रहा था। जैसे कि आप देखते हैं, मैं यूजुअली वीडियोस बनाता हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में, ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में। इसके अलावा जो मेरा बैकग्राउंड है वो है इंटरनेशनल अफेयर्स का। मैं इससे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुका हूँ। आई हैव अ डिग्री इन मास्टर्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो थोड़ा बहुत मुझे लगा कि आपसे थोड़ा और ज़्यादा कनेक्ट किया जाए और कुछ और ऐसी वीडियोज़ बनाई जाएँ जिसमें आप और मैं थोड़ा ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। तो थोड़ा मेरा जो वीडियो बनाने का ये मकसद था वो ये था कि क्यों ना इसके बैकग्राउंड थोड़ा देखा जाए और चाइना के पर्सपेक्टिव से, चाइना के हिसाब से ये मुद्दा क्या है, क्यों है ये बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चाइना के साथ, थोड़ा इसकी हिस्ट्री को देखा जाए। तो भारत चीन के बीच में बॉर्डर विवाद है उसके बारे में आपसे आज मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये है चाइना का मैप। और ये जो चाइना का मैप है ये इनकी लास्ट डायनेस्टी जो कि किंग डायनेस्टी है, क्विंग डायनेस्टी, ठीक है। और ये क्विंग डायनेस्टी जो है ये 1912 तक थी। चाइना का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है अपने बॉर्डर्स को लेकर, उनका जो मेन चाइना है वो ये है, ये इसे बोलते हैं हैन चाइना, जहाँ पे आपके ओरिजिनल चाइनीज लोग रहते हैं। ये आपका ये मंगोलियन रीजन है जो पूरा चाइना के कब्जे में था। आप देख सकते हैं कुछ सोवियत यूनियन के इलाके भी बाद में, जो रशिया के आज के डेट में जो रशिया के इलाके हैं वो भी चाइना के अंडर थे। तो होता क्या था, इनके जो ट्रूप्स थे, इनकी जो सेनाएं थी, ये सारी सीमाएं कवर करती थी, यहाँ तक इनकी सेनाएं पहुंचती थी और इनके लोगों पर राज किया करती थी। तो ये जो स्टेट्स थी, अलग अलग स्टेट्स थी, मंगोलिया का इलाका। हालांकि मंगोलिया का पुराना एक इतिहास है चाइना का, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। मंगोलिया के लोग बाद में चीनी बन गए थे, जो चीन पर राज करने आए थे। उससे पहले मंगोल के जो एम्पायर थे, जैसे गेंजिस खान, उनके जो पोते थे कुबलाई खान, उन्होंने एक डायनेस्टी बनाई थी यहाँ पर, युआन डायनेस्टी, लेकिन वो चीनी बन गए थे। तो मंगोलिया का पुराना रिश्ता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो बनी थी मंगोलिया को लेकर ही बनी थी। लेकिन जो चीनी जो संस्कृति है, चीनी का जो चाइना का जो कल्चर है वो बहुत दूर तक फैलता था, क्योंकि ये सारे एरिया ये कनेक्ट करते थे। पुराने इतिहास में ये लोग जाया करते थे वहां तक, डायरेक्ट ट्रेड किया करते थे, क्योंकि सारा ये ओपन लैंड है इनके लिए। ये जो टेरेन है ये सारा कोल्ड डेजर्ट है, तिब्बत का, जिनजियांग का। तिब्बत में अलग तिब्बती लोग रहते हैं, जिनजियांग में आपके थोड़े अलग लोग रहते हैं, बाद में जो मुस्लिम बन गए थे, मंगोल के वंशज। लेकिन फिर भी चीन का यहाँ पे कंट्रोल रहता था इन एरियाज में। तो आप देख सकते हैं कैसे किंग डायनेस्टी के दौरान चीन के बॉर्डर कहाँ तक नहीं फैले हुए हैं। और ये देख सकते हैं, ये म्यांमार है, यहाँ पर भी चाइना का बॉर्डर अंदर आ रहा है। यहाँ अगर आप इंडिया के साथ देखोगे, यहाँ भी इनका बॉर्डर काफी हद तक अंदर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि इनके तकरीबन 10 या 15 देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। और क्यों है? क्योंकि ये पुराना इतिहास है। फ्रेंड्स, अब हम फास्ट ट्रैक करते हैं 1912 की तरफ। 1912 की कहानी ये है कि जो किंग डायनेस्टी जो खत्म हो गई, ठीक है। किंग डायनेस्टी खत्म होने के बाद एक नया रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया गया, जहां क्वांगमिंगतांग पार्टी का राज था। क्वांगमिंगतांग आपकी इंडिजिनस चाइना की पार्टी थी जिन्होंने रूल करना शुरू किया। अब क्वांगमिंगतांग पार्टी जो थी उसकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग थी चाइना को लेकर, उसको, क्योंकि वो एक नया मॉडर्न देश बनाना चाहते थे चाइना, क्योंकि अब जो दुनिया जो है काफी आगे जा चुकी थी। चीनी लोग जो थे अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं, बहुत ही ऊपर मानते हैं, उनका एक साइकोलॉजिकल से कहते हैं कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी अब आगे कुछ करना चाहते थे। तो क्वांगमिंगतांग की जो पार्टी थी उसने चाइना को इकट्ठा किया। मोनार्की से ये लोग निकल के आए, जो बहुत पुराना इतिहास था, मंगोल से लेकर इनकी किंग डायनेस्टी तक। और उसके बाद इन्होंने चाइना के बॉर्डर की तरफ ध्यान दिया, ठीक है। तो तिब्बत का जो इलाका था, तिब्बत के लोग हमेशा अलग थे। ये जरूर उन पर राज किया करते थे, पर इनको पता था कि ये तिब्बत के जो लोग हैं ये अलग हैं। पर फिर भी तिब्बत इनके लिए बहुत ही जरूरी इलाका था। वो कैसे? चाइना के जो मेन 2 रिवर्स हैं, एक आपकी हुआंग हो और एक येलो रिवर, ये यांगजे, माफ कीजिएगा, यांगजे रिवर, और एक हवांग हो जिसे कहते हैं ग्रेट सॉरो ऑफ चाइना, जहाँ जिसकी वजह से बहुत फ्लड्स आते थे चाइना में। ये 2 मेन रिवर्स यहाँ पे पूरी सिंचाई करते हैं इस इलाके की, जिसकी वजह से ये पूरा जो लैंड है, ये जमीन है, एरेबल है, सिंचाई के लायक की जमीन है। और ये जो पूरा का पूरा चाइना की जो आबादी है 140 करोड़, माफ कीजिएगा, पूरे के पूरे इस इलाके में रहती है। 1/3 जो एरिया चाइना का है और ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर ही है। तो अगर इनकी एक्चुअल अगर हम पॉपुलेशन ऐसे देखेंगे तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक इंडिया जितने एरिया पे ही यहाँ पर इसमें रहती है, हैन चाइना में। और ये नदियां इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब तिब्बत जो है कई नदियों का स्रोत है, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना ने फिर डिसाइड किया कि तिब्बत को तो उन्हें कंट्रोल करना ही होगा। अब तिब्बत की बाउंड्री के लिए उस टाइम कुछ समझौते हुए थे। हमें देखना होगा इतिहास में, किंग डायनेस्टी के इतिहास में, जो कश्मीर था, कश्मीर पे राज था अपने सिख एम्पायर का, महाराजा रणजीत सिंह का। और इंडिया में जो ऑब्वियसली ब्रिटिश थे। बाद में इंडिया ने कश्मीर को अपना प्रोटेक्टरेट बना दिया था, प्रिंसली स्टेट थी, बट उसके बॉर्डर जो है अंग्रेज मैनेज करते थे। अब अंग्रेजों ने कुछ बॉर्डर बनाए। ये जो बॉर्डर है जम्मू एंड कश्मीर का, जो आप यूजुअली देखते हैं, ये है जॉनसन लाइन। ये अंग्रेजों ने बॉर्डर बनाया था, क्योंकि अंग्रेज हमेशा कुछ ना कुछ बफर रखते थे।
उनको पता था ये चाइना के लोग यहाँ तक आते हैं, और यहाँ पर उन्होंने बॉर्डर जो बनाया था उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये सारी डॉटेड लाइन मैकमोहन लाइन, ये 1914 में बना था। तो ये हमारे दो अलग अलग बॉर्डर हैं। ये थी इनकी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अंग्रेजों की, और ये पूरी बफर जोन थी। बेसिकली जो हमारा हिसाब किताब था वो असम तक ही जाता था। और ये ऑब्वियसली एक हार्श टेरेन है, यहाँ पे बहुत ही जीवन बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तिब्बत में कोल्ड डेजर्ट है ये। सेम गोज विद जिंजियांग, इट्स अ वेरी कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे जीने लायक कंडीशन बिल्कुल नहीं है। बट इनकी जो इन एरियाज की जो इंपॉर्टेंस है वो स्ट्रेटेजिक। अब ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली उस टाइम इंडिया को अपने हिसाब से लूटने के लिए आए थे, अपने फायदे के लिए आए थे। उनको तिब्बत में उस टाइम कोई इंटरेस्ट था नहीं। बट चीन की जो नई पार्टी थी, जो नया चीन था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनका पूरा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने कुछ बॉर्डर के समझौते किए। उन कई अलग अलग समझौते उस टाइम हुए अंग्रेजों के साथ। हाँ, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कुछ लाइन्स पर अग्री किया, जैसे मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। एक अंग्रेजों ने अपनी एक जॉनसन लाइन बना ली थी। बट इस एरिया में कोई उस टाइम इतना जाता नहीं था, क्योंकि बिल्कुल ही हार्श टेरेन है। और जो इंडिया और चाइना की जो बेसिकली जो बाउंड्री की डिवीजन होती है वो नेचुरली होती है। नेचुरली कैसे, प्राकृतिक रूप से कैसे, कि जैसे ये यहाँ पर जो आप लाइन देख रहे हैं अक्साई चिन, ये बेसिकली यहाँ पे काराकोरम माउंटेन्स है। अब काराकोरम माउंटेन्स हम थोड़ा आगे भी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको पता ही ये सारा आपका हिमालयाज है। तो कभी भी बॉर्डर एज सच कभी भी फाइनल नहीं हुआ। कोई भी लाइन उस टाइम एज सच फॉर्मली अग्री नहीं की गई थी। थोड़े बहुत अग्रीमेंट थे जो लूज अग्रीमेंट थे, जैसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसे, और रिपब्लिक ऑफ चाइना और अंग्रेजों के बीच उस टाइम कुछ साइन हुए थे। बट यहाँ अंग्रेजों के हिसाब से जिन लाइनों को हम मानते हैं, ईस्ट फ्रंट पर यहाँ थी मैकमोहन लाइन, जिसके तहत आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। यहाँ पर थी जम्मू एंड कश्मीर की जॉनसन लाइन, जिसे हम अपना हिस्सा मानते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत इस इलाके को तो कम से कम थोड़ा बहुत अलग करती है इंडिया से। मैं आपको थोड़ा आगे अभी बताऊंगा। तो ये उसका इतिहास है। अब क्वांगमिंतांग पार्टी का जो वहाँ पे राज था चीन पर, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बन के आया, तो 1930 तक ऐसी सिचुएशन आई कि यहाँ पर जापान जो है, जापान ने चाइना को इन्वेट कर लिया। और जापान ने जब चाइना को इन्वेट कर लिया तो चाइना पूरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर एक इंटरनल स्ट्राइक भी चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर सोवियत यूनियन है इस टाइम, ये सोशलिस्ट कंट्री थी, तो उन्होंने यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को बैक करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक इंटरनल टेंशन शुरू हो गई कि ये जो क्वांगमिंतांग पार्टी है थोड़ी कमज़ोर है, चीन को नहीं संभाल पाई, इन्होंने हमें जापान का गुलाम बना दिया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, क्वांगमिंतांग पार्टी जीत गई, रिपब्लिक ऑफ चाइना जीत गया। इनको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप भी मिल गई, क्योंकि ये विजेता थे। जितने ही 5 विजेता देश थे द्वितीय विश्व युद्ध के, उनको सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप मिल गई। बट यहाँ पर जो है अब सिविल वॉर जो है चल रही थी, 1930 से चलती आ रही थी। अब वो पूरे चरम पे आ चुकी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जीत गई। 1949 को आते थे 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो है स्थापना हुई। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो चाइना था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो और अग्रेसिव था, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक रीजन नहीं बन गया था। उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक बात नहीं बन गई थी, 2 स्ट्रेटेजिक बातें बन गई थी। एक तो आपकी यांगजे और हवांगहो रिवर आपके तिब्बत से आती हैं। दूसरी बात, आपके तिब्बत से कई नदियां निकलती हैं। जैसे तिब्बत से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र आ रही है, तिब्बत से यहाँ पर इंडस रिवर जा रही है, तिब्बत से यहाँ पर मेकोंग रिवर आती है, जो आपकी ये वियतनाम, लाओस और ये कंबोडिया की तरफ जाती है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कंट्रोल है जो चाइना यहाँ पर ले सकता था इन नदियों का। और अपने लिए ये कल को भविष्य में देख रहे थे कि ये जो जमीन है हमारे लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। प्लस हमारे यहाँ पर जो इंडिया का जो डिसएडवांटेज था वो तो नेचुरल बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पर अब हिमालय है, यहाँ पर ये काराकोरम रेंज है। इसको हम पार करके यहाँ जाते भी तो हमारी सप्लाई लाइन कट हो जाती, क्योंकि हम यहाँ पीछे रह जाते। पहाड़ को पार करना इतना आसान नहीं, वो भी इतने ऊंचे और रगड माउंटेन्स। तो अब आ जाते हैं इस लेटेस्ट मैप पर। अब जो ये मुद्दा है मैं आपको सब समझाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया खाली है। ये आपका तिब्बत का इलाका है, जो चीनी 1962 में यहाँ तक आ गए थे। उन्होंने कुछ हिस्सा यहाँ पर ले लिया था अक्साई चिन का, वो ऐसे क्योंकि यहाँ पर आपके काराकोरम के पहाड़ हैं। काराकोरम के पहाड़ यहाँ मुड़ते हैं, यहाँ मिलते हैं पामिर नॉर्थ वगैरह के पहाड़ों से, जो आपकी दूसरी रेंजेस हैं यहाँ पर वेस्टवर्ड, उन रेंजेस से मिलते हैं और यहाँ पर अंदर चाइना की तरफ कटते हैं। तो चाइना की जब नया चाइना बना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नदियों के अलावा जो उनका दूसरा स्ट्रेटेजिक रीजन था तिब्बत पे काबू पाने का या अक्साई चिन पे काबू पाने का, खासतौर पर अक्साई चिन पे, वो था यहाँ से एक रोड बनाना, जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं G219। ये चीन का एक हाईवे है जो यहाँ से गुजरता है। क्यों? क्योंकि इनको अपने बॉर्डर एरियाज के पास एक रोड बनानी थी जिससे ये सारे बॉर्डर के एरिया से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ पर कोई एयरफील्ड नहीं है। ये बहुत ही ब्रूटल कंडीशन वाला एरिया, बहुत ही रगड़ एरिया है। यहाँ पे जीवन बिल्कुल मुश्किल है, यहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे तो काराकोरम के पहाड़ यहाँ अंदर घुस रहे थे, तो यहाँ से ये रोड बना ही नहीं पा रहे थे। और ये जो है बीच में एक सॉर्ट ऑफ एक हाई प्लेन मिलता है,
जिससे इनके बॉर्डर एरियाज पूरे पूरे होते हैं। और ये ऑब्वियसली चीन के इतिहास के हिसाब से वो यहाँ तक आया करते थे, काराकोरम की सीमा तक, तो इसलिए वो उसको अपना हिस्सा मानते थे। तो उन्होंने यहाँ पर एक रोड बनानी शुरू कर दी। भारत के सैनिक यहाँ पर थे ही नहीं, क्योंकि वो काराकोरम पास करने में उस टाइम उनको यहाँ पर दिक्कत थी। यहाँ पर कोई एयरफील्ड नहीं थी जिससे हम अपने हवाई जहाज से अपने यहाँ पर सैनिक उतार सकते। और उस टाइम भारत और चीन में जो है रिश्ते ठीक ठाक ही थे। जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी, जैसे अंग्रेजों के टाइम में इन एरियाज को बफर रखा जाता था, खाली छोड़ा जाता था। तो ये एरिया उस टाइम खाली छोड़े गए थे, बट चीन ने उस टाइम चुपचाप यहाँ पर रोड बनानी शुरू कर दी और ये रोड उन्होंने यहाँ निकाल दी, जो आज के डेट में बहुत स्ट्रेटेजिक है उनके लिए। क्योंकि ये उनका काराकोरम हाईवे जो यहाँ से पाकिस्तान जा रहा है वो इसको जोड़ती है और तिब्बत को जोड़ती है और जिनजियांग को जोड़ती है, उनकी दूसरी कोल्ड स्टेट को। क्योंकि यहाँ पर कोई रोड नहीं है चाइना की, इस पूरे ठंडे इलाके में बहुत हाई एरिया है और बहुत मुश्किल। और यहाँ तो काराकोरम के जो पहाड़ है वो काटते भी हैं उन रास्ते को। तो एक तो ये दूसरी सिग्निफिकेंस बनकर आ गई। अब 1962 में चीन ने ये इलाका फॉर्मली ले लिया, सारे सैनिक अंदर आ गए, क्योंकि उनका जो मेन मकसद था इस रोड को बचाना। ये रोड उनके देश के काफी अंदर आनी चाहिए और यहाँ पे वो बफर बनाना चाह रहे थे, तो काराकोरम तक वो आ गए। इनफैक्ट कुछ एरियाज में उससे आगे भी आ गए। यहाँ भी चीन ने थोड़ा बहुत कब्जा कर लिया नीचे, और ये जो लाइन है वो चेंज हो गई। उसे आज की डेट में हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो है कहानी। अब जो स्टेटस हो गया, इंडिया की मिलिट्री उस समय तैयार नहीं थी। इंडिया की मिलिट्री ऑब्वियसली 62 के बाद जो है हमने अपनी फौज को तैयार किया है। बट यहाँ पर एक दूसरा पर्सपेक्टिव मैं आपको उससे पहले मैं कंटिन्यू करूँ, एक दूसरा पर्सपेक्टिव बताऊंगा अरुणाचल प्रदेश का। अब अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है उसे बोलते हैं साउथ तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वो है आपका तिब्बत के हिसाब से साउथ में, क्योंकि पहले तिब्बत में आता था। बट ये अंग्रेजों का बॉर्डर यहाँ पर था, मैकमोहन लाइन। तो चीन ने जब 62 पर हम पर हमला किया तो ये जमीन उन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट कर ली और यहाँ भी वो घुस आए थे। उनका जो पर्पस था, उनका जो रीजन था, क्योंकि उनके लिए जो ज्यादा जरूरी जमीन है वो तो तिब्बत उनके पास पहले से थी ही। यहाँ से नदियां निकल रही हैं जिनसे वो नदियों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे रोड बनाने के लिए अक्साई चिन वो उन्होंने ले लिया था। यहाँ पर उन्होंने जो है हमसे पंगा इसलिए लिया क्योंकि जो तिब्बत के लोग थे, दलाई लामा वगैरह, वो यहाँ से अंदर आ चुके थे, धर्मशाला आ चुके थे, तवांग आ चुके थे। ये एरिया उनके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि यहाँ से कोई नदी नहीं निकलती है, यहाँ से कोई रोड निकालने की जरूरत नहीं। तो चीन के लिए इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं था। वो यहाँ पर आए लेकिन जब उन्होंने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर करी तो यहाँ वो वापस चले गए। ये उन्होंने स्टैंड अपना बनाकर रखा हुआ है इस एरिया पर। वो क्यों? साउथ तिब्बत पर, यहाँ जो बुमला पास से जो रास्ता जाता है साउथ तिब्बत, मतलब वो साउथ तिब्बत कहते हैं और हम इसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। वो इसलिए रखा हुआ है ताकि कभी इंडिया से फॉर्मली बॉर्डर नेगोशिएट हो तो वो इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बनवा लें कि भैया ये एरिया हम रख रहे हैं, ये एरिया आप रख लो। तो इस पर एज सच चाइना का क्लेम है नहीं, वो नॉमिनल क्लेम है। वो इसलिए है ताकि वो नेगोशिएट कर सकें हमारे साथ कि ये एरिया हमें दे दो, ये एरिया आप ले लो। अब आते हैं फास्ट ट्रैक आज के डेट में। आज ये विवाद इतना बढ़ कैसे गया? अब अगर आप इस मैप को देख रहे हैं तो कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस क्या कि 2 चेंजेस आए हैं पिछले 1 साल से। एक तो पिछले साल भारत सरकार ने धारा 370 को हटा दिया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑटोनोमस स्टेटस था वो भारत सरकार ने हटा दिया है। इस एरिया को डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया है। तो ऑब्वियसली चीन जब पाकिस्तान के साथ यहाँ पर एक पार्टी है जो यहाँ पर इन एरियाज को क्लेम करती है तो उसके लिए वो कंसर्न की बात है कि चाइना आज की डेट में एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। क्योंकि 1990-2000 तक देखे तो हमारी इकॉनमी में ज्यादा फर्क था नहीं, बट आज के डेट में चाइना हमसे 5 से 7, 8 गुना बड़ा देश है इकोनॉमी के हिसाब से, कहीं ताकतवर देश है हर लिहाज से। वो सुपर पावर बनने के लिए जो है दरवाजा खटखटा रहा है, उसे दुनिया की फैक्ट्री कहते हैं। तो हर दुनिया का हर देश उस पर डिपेंडेंट है। तो जब धारा 370 पर भारत ने यहाँ पे धारा 370 की जो धारा 370 को यहाँ से हटा दिया तो उससे यहाँ पर लीगल स्टेटस चेंज हो गया। चाइना को डाउट होने लगा कि अब ये जो भारत सरकार जो है ये पूरा इलाका लेने के अपने तरफ से प्रयास करेगी। इसको इनका जो स्टैंड है, इनका जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं मानते हैं, अपना बॉर्डर नहीं मानते हैं और ये इसी बॉर्डर के स्टैंड पर कायम है जो कि हमारा जॉनसन लाइन। मैकार्टनी जो मैकडोनल्ड लाइन थी वो यहाँ पर आती थी कहीं, जो कभी रिपब्लिक ऑफ चाइना से डिस्कस हुई थी। वो शायद ये मान जाए, बट मुझे लगता नहीं क्योंकि रोड यहीं से गुजरती है तो बहुत पास है, ये ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं बफर का। यहाँ पे इनको अच्छा खासा, या काराकोरम के पहाड़ है तो बफर मिल जाता है। यहीं पर आपके कहीं गलवन वैली है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। और दूसरा जो उनका मेजर कंसर्न था, ये जो आप रोड देख रहे हैं लद्दाख से जो है आपकी रोड बन गई है, ये दौलती बेग ओल्डी। ये पुराना एयर बेस है जो 1962 के बाद भारत ने छोड़ दिया था ऐसा यूज करना। बहुत ही रफ और हार्ड टेरेन है। यहाँ से काराकोरम पास बिल्कुल पास है और सियाचिन भी ज्यादा दूर नहीं है और टेरेन बहुत हार्ड है। यहाँ पे यूजली फोर्सेज ऑक्यूपाई नहीं करती हैं। हम काराकोरम पास तक जा सकते हैं, बट यहाँ पर एक एयर बेस है। जैसे तिब्बत वगैरह में यहाँ पर इतने एयरफील्ड्स नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। और प्लस ये रोड बन गई तो चाइना को यहाँ पर दोहरा डाउट हो गया
कि एक तो भारत ने धारा 370 हटा दी, दूसरा भारत ने रोड बना दी। रोड बना दी तो मतलब यहाँ पर ट्रूप मोबिलाइजेशन बढ़ जाएगी। आपकी जो भारत जो है अपनी फौज को तुरंत यहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है, कहीं से भी अप्रोच कर सकता है और अक्साई चीन को दोबारा रिक्लेम कर सकता है। और चाइना यहाँ पर उल्टा हमें ये दिखाना चाह रहा है कि वो एक महाशक्ति है और वो हम उनसे पंगा ना लें, हम उनसे मतलब दूरी बनाकर रखें और इसको इंटरनेशनल बॉर्डर माने। तो वो इस रोड पर ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ऑब्जेक्ट करते हैं। जो मुझे लगता है, जो मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि यहाँ पर पेंगोंग में हमें उलझाया, ठीक है, गलवान वैली में हमें उलझाया, बट जो उनका मेन मुद्दा है गलवान वैली के पीक्स को कब्जा करना, ताकि वो इस रोड पे अपना मूवमेंट, अपना मॉनिटरिंग बढ़ा सके और इस रोड से कंट्रोल कर सकें या भारत को रोक सकें वगैरह, यहाँ से उनकी मूवमेंट जो भी होगी कभी उस पर अटैक कर सके। तो आजकल जो विवाद चल रहा है वो इसलिए चल रहा है। अब पेंगोंग लेक भी स्ट्रेटेजिक हो सकता है क्योंकि यहाँ से भारत जो है अब भारतीय सेना जो अप्रोच कर सकती है, यहाँ पे काराकोरम माउंटेन इतने नहीं है, हाई माउंटेन नहीं है, हाई प्लेन जरूर है बट यहाँ पे अप्रोच कर सकती है और यहाँ पर जो है चीनी जो सेना है वो कंट्रोल लेना चाह रही है। तो आजकल जो है वो ये विवाद चल रहा है इस टाइम। और अगर मैं आपको विवाद की एक्चुअल लोकेशन देख, तो हाँ, मैं कह रहा था आपको मैं विवाद की एक्चुअल लोकेशन का, मैं ये आपको मैप मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि ये फिजिकल मैप में आपको एक हार्श रियलिटी बताएगी, कितना हार्श कंडीशन है, कितना हार्श टेरेन है। अब ये देखिए, ये लद्दाख है, ये गलवान वैली है, यहाँ पर उनका भी यहाँ नुकसान हुआ है भारी, हमारा भी यहाँ भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कितना हार्श टेरेन है। ये काराकोरम के रगड माउंटेन्स, यहाँ से साउथ से गलवान वैली पे अप्रोच किया जाता है उस नदी वाले इलाके को जहाँ पर ये आर पार सामने है और यहाँ पर सारा एक्शन हो रहा है। स्ट्रेटेजिक, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक चीज़ों के लिए ही, सामरिक चीज़ों के लिए ही दो देश ऐसी चीज़ों को लेना चाह रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। बट एज सच इस इलाके में कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, कुछ भी यहाँ पे फ़ायदे की बात नहीं है लड़ाई करके। और ये आप देख सकते हैं कैसी हार्श कंडीशंस हैं यहाँ पर। हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है 1996 का लास्ट ये कहता है कि हम हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि कोई भी हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। करते हैं तो दोनों ही देश, चाहे चीन कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो और भारत कितना ही उभरता देश का ना हो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो मिस्टेक मैंने बीच में वीडियो के दौरान कुछ फैक्ट्स को लेकर शायद मैं कुछ गलत बोला होगा, उसको मैं ज़रूर अभी आपको करेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। ये है वो चाइना के रिवर्स जिसके मैंने नाम लिए थे। ये है येलो रिवर, ये वही हवांग हो रिवर जो मैंने आपको बताई थी। हवांग हो रिवर यहाँ से जाती है और ये आपकी यांगजे रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। देख सकते हैं ये आपकी तिब्बत से निकलते हैं। तो जो मैं हवांग हो रिवर जो मैं रेफर कर रहा था वो थी आपकी येलो रिवर। और दूसरा जो मैं आपको बात बताना चाह रहा वो ये कि ये देखिए कितना खाली और कितना बैरन इलाका है। ये जो मैंने एरिया मार्क कर रखा था वो है होटन। ये नियरेस्ट चाइनीज सिटी है इस पूरे इलाके में, हमारे जो बॉर्डर का इलाका है पूरे इलाके में। लासा भी यहाँ पे बहुत दूर पड़ेगा, खासतौर पे यहाँ से लाइन ऑफ कंट्री से नियरेस्ट है और यहीं पर ही आबादी रहती है। इसके अलावा यहाँ पे कोई आबादी नहीं रहती। ये सॉर्ट ऑफ इसको ओएसिस बोलते हैं। ओएसिस मतलब रेगिस्तान में जो आपका बीच में हरा भरा इलाका होता है जहाँ पे लोग रहते होते हैं, यहीं पर ही बसावट है। यहाँ बिल्कुल बसावट ही नहीं है, बल्कि बाकी चीनी सरकार ने यहाँ ज़बरदस्ती लोग बसाए हैं, रोड बना दिए हैं और आगे रुमची तक तो उन्होंने बुलेट ट्रेन भी बना दी है। तो ये मैं कुछ अपनी कुछ गलतियां रेक्टिफाई करना चाह रहा था। एक आध बात मैं आपको जरूर और बताना चाहूँगा, जैसे कि चीन के मैंने आपको बताया था कि कम से कम 10-15 देशों से इश्यूज़ हैं। गूगल मैप में अगर आप चाहें तो ऐसे इशू आप देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं, अब ये जो बॉर्डर लाइन है ये स्ट्रॉन्ग बोल्ड में नहीं है, ये ताजिकिस्तान किसान का बॉर्डर और ये डॉटेड है। गूगल मैप जो है आपको ज्योग्राफी के हिसाब से मैप दिखाता है, तो आपको पता लग जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में वो ऐसा दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग लाइन में मैप हमारा, लेकिन अगर आप बाहर से वो मैप देखोगे तो ये एरिया वो चाइना में दिखाएगा और ये डॉटेड लाइन दिखाएगा और ये लाइन को अलग से करके दिखाएगा कि ये वो उस रीजन की इलाका जो बाउंड्री है जो डिस्प्यूटेड है। तो देख सकते हैं चाइना का यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड रीजन है ताजिकिस्तान के साथ। ये एक उदाहरण है जो साफ आपको दिख सकता है। यहाँ पे उनका बॉर्डर विवाद है, यहाँ पर भी हमारे बॉर्डर विवाद चल रहे हैं। एक और मैं आपको चाइना के विवाद दिखाना चाहूँगा। चाइना का यहाँ पर साउथ चाइना सी में भी विवाद चल रहा है, क्योंकि अगेन यहाँ पर जो चाइना को खतरा है वो यही है कि वो अपने बॉर्डर, एक तो उनके बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर हर जगह है ही, बट यहाँ पर उनका फ़ायदा यह मिल जाता है। ये जो देश है वियतनाम, ये कम्युनिस्ट कंट्री है, बट अब वो फ़ायदा भी खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। उनके यहाँ कुछ दोस्त देश थे बट वो खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पर अब चाइना जो है ये एरिया क्लेम कर रहा है। क्यों क्लेम कर रहा है? क्योंकि कल को अपनी उसको नेवी मूव करनी, अपना जो सामान है उनका जो ट्रेड, यहाँ जो ट्रेड शिप्स हैं वो यहाँ से मूव होती हैं, स्टेट ऑफ मलक्का से निकलते हुए यहाँ से जाती हैं वगैरह, टर्न लेती हैं सिंगापुर वगैरह से। तो ये जो एरिया है वो सिक्योर करना चाह रहा है। बट यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, इंडिया है, इंडिया अब यूएस के साथ अलाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम नेवल ब्लॉकेड लगा सकते हैं। यहाँ पर यूएस ब्लॉकेड लगा ही सकता है पैसिफिक ओशन से आकर। तो चाइना के हर जगह, चाइना जो है हर जगह विवादों से घिरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको बॉर्डर पर प्रेशर नहीं कर सकते, बट वो एक अलग टॉपिक रहेगा। और यही मेरा आज का पर्पज़ था कि आपको समझाना कि भारत और चीन के बीच जो विवाद है वो क्या है
और चीन के पर्सपेक्टिव से क्या है बेसिकली, और चीन कहाँ कहाँ उलझा, और चीन को क्यों ऐसा लगता है कि वो बॉर्डर जो है वो चीन के हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी और ऐसी वीडियो बनाऊंगा, और ऑब्वियसली मैं ड्राइविंग की वीडियोज़ तो बनाता ही रहूँगा। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।